हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सेमेस्ट्रो में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल वीडियो सीरीज ऑन यूपीएससी सिविल सर्विसेज लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट। इस वीडियो सीरीज में हम लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। और लॉ ऑप्शनल क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है, तो आपने इस वीडियो सीरीज को कम्प्लीटली फॉलो करना है। वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी है। इसमें हमने आपके लिए एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं, कुछ केस स्टडीज़ ऐड की हैं जो आपको आपके मेंस में काफ़ी काम आएंगी। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कुछ पीवाईक्यूज हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। हमारी भी यही सजेशन है आपको कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो ऑप्शनल सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले पीवाईक्यूज ज़रूर देखो। इससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस लिमिट में पढ़नी है। जैसे इस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू है, डिफाइन इंटरनेशनल लॉ। 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, इन्यूमरेट इट्स वीकनेसेस एंड गिव सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। उसके बाद 2022 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, कीपिंग इन व्यू द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन द कंटेम्प्रेरी एरा, डू यू थिंक दैट क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैज़ बिकम रिडंडेंट। तो पीवाईक्यू ज़रूर देखने हैं, इससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है टॉपिक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग कि इंटरनेशनल लॉ जो है, इसको लेकर पहले के जो स्कॉलर्स थे या जूरिस्ट थे वो क्या सोचते थे, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी। जैसे जो टर्म है इंटरनेशनल लॉ एंड लॉ ऑफ नेशंस, इन दोनों को सिनोनिमस माना गया है। जेरेमी बेंथम ने इंट्रोड्यूस किया था एक्सप्रेशन इंटरनेशनल लॉ कब, 1789 में। बट इस एक्सप्रेशन से पहले इंटरनेशनल लॉ की जगह कौन सी टर्म यूज़ होती थी, लॉ ऑफ नेशंस यूज़ होती थी। क्लासिकल जूरिस्ट इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी लॉ है जो नेशंस के बीच में आपस में रिलेशंस हैं उनको रेगुलेट करती है। ये क्लासिकल जूरिस्ट का ओपिनियन है। देन ओपनहाइम की डेफिनेशन आती है इंटरनेशनल लॉ को लेकर 1955 में। ओपनहाइम ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स है। ये कीवर्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं, क्या है, बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स। और ये लीगली बाइंडिंग है किसके ऊपर, स्टेट्स के ऊपर। कब, जब वो आपस में क्या करेंगे, इंटरकोर्स करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। तो की एलिमेंट्स क्या हैं ओपनहाइम की डेफिनेशन के, कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, बॉडी ऑफ रूल्स है। ये गवर्न करती है ऑफिशियल रिलेशंस किसके बीच में, स्टेट्स के बीच में। और डाइवर्स एरियाज को कवर करती है कि जब आपस में नेशंस जो हैं इंटरैक्ट करेंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज कवर करेंगे। जैसे लॉ ऑफ द सीज को लेकर, आउटर स्पेस को लेकर, अंटार्कटिका को लेकर, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को लेकर, ट्रेड को लेकर, नेशनैलिटी को लेकर, एक्सट्राडिशन को लेकर, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, ये सारे एरियाज जो हैं इसमें कवर होते हैं। देन बाइंडिंग नेचर है, कहते हैं कि स्टेट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ को इसलिए नहीं मान रही कि उनकी मॉरल ड्यूटी है, बट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो उनकी लीगल ऑब्लिगेशन है। जैसे कि इराक कुवैत का डिस्प्यूट था 1990 में, यूएस इराक का डिस्प्यूट था, तंजानिया युगांडा का था। इनको कंडेम किया गया था कि ये अनलॉफुल है। अनलॉफुल क्यों है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। देन सोर्स क्या है इंटरनेशनल लॉ का, कस्टम एंड ट्रीटीज। कस्टम का मतलब है कि जो लॉन्ग इस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस हैं, जो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रही हैं स्टेट्स अपने इंटरेक्शन में। और ट्रीटीज क्या है, एक तरह के रिटन एग्रीमेंट्स हैं स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में। अब क्रिटिसिज्म क्या है ओपनहाइम की क्लासिकल डेफिनेशन का। इस डेफिनेशन में कहा गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सक्लूड किया गया है, सिर्फ नेशंस तक ही लिमिटेड रह गई है ये डेफिनेशन। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, उनको तो कवर ही नहीं किया गया। तो मॉडर्न लॉ जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट मानते हैं, बट ओपनहाइम की डेफिनेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र नहीं है। देन इंडिविजुअल्स को एक्सक्लूड किया गया है कि यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद इंडिविजुअल्स को भी राइट्स दी गई, उन इंडिविजुअल की भी ड्यूटीज डिसाइड की गई इंटरनेशनल लॉ के अंडर। बट ओपनहाइम की डेफिनेशन में इंडिविजुअल्स को कोई जगह नहीं दी गई है। ओपनहाइम की डेफिनेशन में स्टेट्स तक ही जो है इंटरनेशनल लॉ लिमिटेड है। देन निगलेक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की जो एमएनसीज हैं, जो ट्रांस बॉर्डर ट्रेड करती हैं, ट्रांस बॉर्डर जिनका बिजनेस है, वो एमएनसीज जो हैं वो भी इसमें कवर नहीं की गई। फॉर एग्जांपल अमेजोन है। अब अमेजोन चाहे अमेरिका की कंपनी है, बट ये अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है, तो एमएनसीज को भी निगलेक्ट किया गया। देन लिमिटेड सोर्सेज हैं,
आर्टिकल 31 क्लॉज ए सब क्लॉज सी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट का, उसमें रिकग्नाइज किया गया है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ को एज सोर्सेस। बट ओपनहाइम की डेफिनेशन में सिर्फ कस्टम और ट्रीटिस को ही सोर्स कहा गया है। देन स्टैटिक करेक्टराइजेशन है कि इंटरनेशनल लॉ डायनामिक है और ये विद टाइम क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। इसको हम स्टैटिक नहीं मान सकते। ओपनहाइम की डेफिनेशन में स्टैटिक माना गया, बॉडी ऑफ रूल्स माना गया है, बट यहाँ पे क्या है कि इंटरनेशनल लॉ डायनामिक है, चेंजिंग टाइम क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है। देन ओपनहाइम ने डेफिनेशन को रिवाइज किया 1992 में, एक्सपैंड किया गया स्कोप को, इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन की स्कोप को। जैसे कि इंटरनेशनल लॉ कहा गया कि बॉडी ऑफ रूल्स हैं, लीगली बाइंडिंग है स्टेट्स के ऊपर जब वो इंटरकोर्स करेंगी, बट कहा गया कि स्टेट्स जो हैं वो ओनली सब्जेक्ट्स नहीं है, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाएंगी और कुछ हद तक इंडिविजुअल्स भी इसमें कवर होंगे, और इंडिविजुअल्स के पास भी क्या है, राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं। तो यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म था ओपनहाइम की डेफिनेशंस का, उसमें इंडिविजुअल्स को प्लेस दी गई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्लेस दी गई, बट जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एमएनसीज हैं, उनको अभी भी इस डेफिनेशन में प्लेस नहीं मिली। उसके बाद आती है स्टार्क की डेफिनेशन। स्टार्क ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, बॉडी ऑफ लॉ है, जिसमें कि क्या है, प्रिंसिपल्स हैं कुछ और रूल्स हैं। कौन से रूल्स हैं? जो स्टेट्स के कंडक्ट में हमें देखने को मिलते हैं, और स्टेट्स को इन रूल्स को मानना पड़ता है। और इसमें क्या क्या आता है, जैसे रूल्स रिलेटिंग टू फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किन रूल्स के ऊपर ऑपरेट करेंगे, उनके रिलेशंस क्या रहेंगे स्टेट्स के साथ या इंडिविजुअल्स के साथ। इसके अलावा रूल्स कंसर्निंग इंडिविजुअल एंड नॉन स्टेट एंटिटीज़, इसमें वो रूल्स भी आएंगे जो बेसिकली कंसर्न है इंडिविजुअल से और नॉन स्टेट एंटिटी से, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जहाँ पे कंसर्न होगी उन सब में ये रूल्स क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, अब यहाँ पे स्टार्क जो है वो सिर्फ स्टेट्स को नहीं कवर कर रहा, इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशंस को भी कवर कर रहा है अपनी डेफिनेशन में, इंडिविजुअल्स को भी कवर कर रहा है और नॉन स्टेट एंटिटीज़ को भी कवर किया जा रहा है। तो इससे पता लगता है कि पोस्ट यूनाइटेड नेशन जो इंडिविजुअल को राइट्स दी गई थी, ड्यूटीज़ दी गई थी, डेवलपमेंट्स जो हुई उस टाइम पे, उनकी रिफ्लेक्शन आपको स्टार्क की डेफिनेशन में देखने को मिलेगी। बट लिमिटेशन क्या है कि इन्यूमरेट एंटिटीज़ हैं। अब स्टार्क ने क्या किया, अब बहुत सारी एंटिटीज़ जो हैं इंटरनेशनल लॉ में इंक्लूड करती, और जो फ्यूचर इमरजेंस है न्यू एक्टर्स की वो इनएडिक्वेट होगी। देन स्क्वायर्स एंड बर्गर्स की डेफिनेशंस आती है। इन्होंने इन्यूमरेशन को क्या किया, अवॉइड किया। इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, बॉडी ऑफ लीगल रूल्स है जो अप्लाई होती है सोवरन स्टेट्स के बीच में और ऐसी एंटिटीज़ के बीच में जिनको इंटरनेशनल पर्सनैलिटी का दर्जा दिया है। अब यहाँ पे स्क्वायर्स एंड बर्गर क्या कह रहे हैं कि जैसे स्टार्क ने तो इन्यूमरेट नंबर ऑफ एंटिटीज़ इन्वॉल्व कर दी थी इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन में, बट इन्होंने कहा कि नहीं, सारी एंटिटीज़ नहीं आएंगी, यहाँ पे लिमिटेड एंटिटीज़ आएंगी। स्टेट तो आएंगी, मतलब जो नेशंस है वो तो आएंगे। इसके अलावा वो एंटिटीज़ आएंगी जिनको लीगल इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी का दर्जा दिया हुआ है। तो एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई भी एंटिटी कवर हो सकती है प्रोवाइडेड उस एंटिटी को इंटरनेशनल पर्सनैलिटी का दर्जा मिला होना चाहिए। और स्टिल रिकग्नाइज किया जाता है कि स्टेट जो है वो प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो एंटिटीज़ हैं वो काइंड ऑफ सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं। देन इमर्जिंग पर्सपेक्टिव, जैसप की ट्रांसनेशनल लॉ में जज जैसप जो थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो टर्म है इंटरनेशनल लॉ ये मिसलीडिंग है, इट कवर्स नॉन स्टेट एंटिटीज़। कहते हैं इंटरनेशनल लॉ मिसलीडिंग है अगर ये नॉन स्टेट एंटिटीज़ को कवर कर रही है। तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ टर्म आप मत यूज़ कीजिए, अगर आपने नॉन स्टेट एंटिटीज़ को कवर करना है देन इसके लिए आप टर्म यूज़ करिए ट्रांसनेशनल लॉ, ऐसी लॉ जो रेगुलेट करेगी एक्शंस इवेंट्स ट्रांसेंडिंग नेशनल फ्रंटियर्स। तो इसमें स्टेट्स भी आ जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाएंगी, इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशंस और बाकी सारे ग्रुप्स इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद कंसेप्चुअल एवोल्यूशन कैसे होती है, ट्रेडिशनल व्यू में स्टेट सेंट्रिक था कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसको स्टेट तक लिमिटेड रखा गया। मॉडर्न व्यू में मल्टी एक्टर सिस्टम आ गया, इसमें सिर्फ स्टेट नहीं, स्टेट के अलावा ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशंस को भी पार्ट बनाया गया। देन फ्यूचर आउटलुक क्या था कि ये जो डेफिनेशन है या जो सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के ये और ज़्यादा एक्सपैंड होंगे जैसे जैसे ग्लोबल लीगल ऑर्डर की क्रिएशन होगी। तो यहाँ पे इन शॉर्ट आप दे रखा है, ये आपकी रिवीजन के लिए जिसको आप रिवाइज कर सकते हो। देन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ।
पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का मतलब क्या है? टर्म इंटरनेशनल लॉ जो है इसको सिनोनिमस समझा जाता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से। और इसका स्कोप क्या है कि अप्लाई करती है यूनिवर्सली टू ऑल स्टेट्स की जितने भी नेशंस हैं उन सबके ऊपर लॉ एप्लीकेबल होगी। और ये कवर करेगी इंटरस्टेट रिलेशंस को और इवन ऐसी एक्टिविटीज़ को भी जो आउटर स्पेस और सेलेस्टियल बॉडीज़ तक हैं। मतलब वो एक्टिविटीज़ भी कवर होंगी क्योंकि इन एक्टिविटीज़ में स्टेट्स की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। तो करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी यूनिवर्सैलिटी की कि रूल्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं क्रॉस ज्यूरिसडिक्शन, कि सारी स्टेट्स के ऊपर यूनिवर्सली ये रूल्स क्या हैं एप्लीकेबल हैं और स्टेट्स को ये बाइंड करते हैं। जैसे कि लॉ गवर्निंग द यूज़ ऑफ सीज, स्पेस, अंटार्कटिका, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, नेशनैलिटी, एक्सट्राडिशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी जो लॉज हैं या इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लॉज हैं वो सारी स्टेट्स के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल हैं, यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हैं। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का मतलब है, इसको कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी कहा जाता है। ये स्टेट के साथ डील नहीं करती हैं, ये डील करती हैं डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स और एंटिटीज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। मान लो एक पर्सन इंडिया में बैठा है, दूसरा पर्सन कनाडा में बैठा है या अमेरिका में बैठा है, उनके बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए वी हैव प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। वहाँ पे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है। और इसके अलावा ये गवर्न करती है सिचुएशंस वेयर म्युनिसिपल लॉ में अप्लाई साइमल्टेनियसली। तो ये ऐसे एरियाज को कवर करेगी जहाँ पे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ तो है ही है, बट जो म्युनिसिपल लॉ है, स्टेट्स की अपनी लॉ है, वो भी साइमल्टेनियसली क्या होगी एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सर्विस बिटवीन पर्सन इन डिफरेंट कंट्रीज। वही जैसे मान लो कि एक पर्सन इंडिया में बैठा है, एक पर्सन कनाडा में बैठा है, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो इसमें अब प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ भी एप्लीकेबल होगी और उन स्टेट्स की म्युनिसिपल लॉ भी एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा मैरिज को लेकर डिस्प्यूट है तब भी जो है म्युनिसिपल लॉज भी एप्लीकेबल होंगी। तो पर्पस क्या है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का? इसका पर्पस है कि जो कन्फ्लिक्ट अराइज हुए हैं डिफरेंट म्युनिसिपल लॉज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स में, उनको रिजॉल्व करना। तो डिफरेंस यहाँ पे क्लियर कट दिया हुआ है कि प्राइमरी सब्जेक्ट्स कौन है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के? स्टेट्स हैं एंड टू सम एक्सटेंट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। बट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में इंडिविजुअल्स भी हैं और एंटिटीज़ भी हैं जो अलग अलग स्टेट्स में रहती हैं। नेचर क्या है रूल्स का? इंडिपेंडेंट सिस्टम है और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो म्युनिसिपल लॉ का पार्ट नहीं है। बट जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो कहीं ना कहीं म्युनिसिपल लॉज भी उसमें उस फेयर में आती हैं, म्युनिसिपल लॉज भी एप्लीकेबल होती हैं। यूनिफॉर्मिटी की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ यूनिफॉर्मली सारी कंट्रीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होती है, वेयर एज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ वेरी करती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। देन सोर्स क्या है? ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व हुई है कस्टम से, ट्रीटी से, जनरल प्रिंसिपल से। और जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है ये म्युनिसिपल लेजिस्लेशंस के थ्रू इनेक्ट की गई है। हर एक स्टेट ने अपनी अपनी म्युनिसिपल लॉ के थ्रू जो है इसको इनेक्ट किया है। देन यूनिवर्सैलिटी की हम बात करें, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सल है और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है टेरिटोरियल है और डिपेंड करती है डोमेस्टिक लॉ के ऊपर। देन जनरल इंटरनेशनल लॉ एंड पर्टिकुलर इंटरनेशनल लॉ। जनरल इंटरनेशनल लॉ क्या चीज़ है? ये डेफिनेशन इसकी हम देखें तो ये रूल्स हैं जो बाइंड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्टेट को। मतलब ऐसी इंटरनेशनल लॉ है जनरल इंटरनेशनल लॉ जो लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स को क्या करती है, कवर करती है। फॉर एग्जांपल वाइडली एक्सेप्टेड ट्रीटी प्रोविजंस हैं कि ऐसी कोई ट्रीटी जिसके प्रोविजंस वाइडली एक्सेप्टेड हों, काफ़ी कंट्रीज़ के ऊपर एप्लीकेबल हों, वो क्या होंगे? वो जनरल इंटरनेशनल लॉ का एग्जाम्पल होंगे। इसके अलावा कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं। फॉर एग्जांपल जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है या प्रोहिबिशन ऑफ जीनोसाइड है। अब जीनोसाइड को प्रोहिबिट करना है, प्रोहिबिशन है काफ़ी स्टेट्स के ऊपर, तो ये एक तरह से ये क्या है? ये वाइडली एक्सेप्टेड है। तो ये क्या हुई? जनरल इंटरनेशनल लॉ होगी। इसके अलावा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है एम्बेसडर्स को, तो ये जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है ये भी क्या है? वाइडली एक्सेप्टेड है, इसलिए ये भी क्या हुई? जनरल इंटरनेशनल लॉ होगी। और इसका ट्रेंड क्या है? सच रूल टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स यूनिवर्सैलिटी। और ऐसे रूल्स जो वाइडली एक्सेप्टेड हों वो यूनिवर्सैलिटी की ओर बढ़ते जाते हैं। बट ऐसी कोई भी लॉ नहीं है जो अभी तक पूरी तरह से यूनिवर्सल जिसकी एक्सेप्टेंस हो। देन पर्टिकुलर इंटरनेशनल लॉ, ये वो लॉ है, वो रूल्स हैं जो बाइंडिंग होते हैं सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट्स के ऊपर। जैसे हमने जनरल में पढ़ा कि वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं, वाइडली एप्लीकेबल होते हैं। बट यहाँ पे जो स्टेट्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं थ्रू बायलेटरल, उनके बीच में कोई ट्रीटी साइन हुई है या कोई मल्टीलेटरल ट्रीटी साइन हुई है, और जिन जिन कंट्रीज़ ने वो ट्रीटी साइन की है सिर्फ उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगी, वाइडली एप्लीकेबल नहीं होगी।
तो यही डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल बाउंड्री एग्रीमेंट है, जैसे मान लो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री एग्रीमेंट है, तो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ही एप्लीकेबल होगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों कंट्रीज़ के ऊपर ही एप्लीकेबल होगी, किसी थर्ड कंट्री को वो बाइंड नहीं करेगी। इसके अलावा रिकग्निशन रीजनल ट्रेड पैक्ट्स हो गए, डिफेंस अलायंसेज हो गए, तो वो भी कुछ कंट्रीज़ को ही बाइंड करता है, कुछ कंट्रीज़ के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। और इन शॉर्ट में आपके रिवीजन के लिए दिया हुआ है, इसको आप रिवाइज कर सकते हो। देन नेचर क्या है इंटरनेशनल लॉ का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंट्रोवर्सी क्या रहती है, कईयों का मानना है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो ट्रू लॉ नहीं है, बट कुछ मानते हैं कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ भी ट्रू लॉ है। ये मोस्ट डिबेटेड इशू है जूरिस्प्रूडेंस का, कि क्या इंटरनेशनल लॉ ट्रूली या सच में कोई लॉ है भी है या नहीं है। तो नो ट्रूली लॉ की कहते हैं, जो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो ट्रू लॉ नहीं है, उनका मानना है कि ये सिर्फ एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है विदाउट सोवरन अथॉरिटी और सैंक्शन, कि एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है जिनको सिर्फ फॉलो करना है, बट अगर वायलेशन भी होती है तो इसके लिए कोई सैंक्शन नहीं है, ना ही कोई इनको अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करने वाली। और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, ये ट्रू लॉ है, ये बाइंडिंग रूल्स हैं कंपेरेबल टू म्यूनिसिपल लॉज, कि जैसे म्यूनिसिपल लॉज एप्लीकेबल होती हैं, बाइंडिंग होती हैं, कहते हैं इंटरनेशनल लॉ भी म्यूनिसिपल लॉ की तरह ही है, जो क्या है, बाइंडिंग है, ये रेगुलेट करती है रिलेशंस अमंग स्टेट्स। और इसका जो आंसर है डिपेंड करता है कि लॉ जो है उसको कैसे डिफाइन किया जा रहा है। अब ऑस्टिन की हम बात करते हैं, ऑस्टिन का क्या मानना है। ऑस्टिन ने दी कमांड थ्योरी। उन्होंने कहा कि लॉ की डेफिनेशन क्या है, सिंपल लॉ की डेफिनेशन क्या है, कि लॉ क्या है, कमांड ऑफ द सोवरन बैक्ड बाय सैंक्शन, कि सोवरन की कमांड है और अगर नहीं वो मानी जाएगी कमांड तो उसके पीछे क्या हो जाएंगे, उसके पीछे सैंक्शन लग जाएंगे। तो असेंशियल एलिमेंट क्या है, रूल इनेक्टेड बाय डिटर्मिनेंट सोवरन अथॉरिटी, कि जो रूल्स हैं किसी भी लॉ में जो रूल्स बनाए गए हैं वो एक सोवरन अथॉरिटी ने बनाए हैं। और इन्फोर्समेंट कैसे होगी, सैंक्शंस के थ्रू। बट जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें कहा गया कि इंटरनेशनल लॉ में ना ही कोई सोवरन अथॉरिटी है स्टेट्स के बीच में, कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है जो सैंक्शन लगा दे, इसलिए इंटरनेशनल लॉ जो है कहा गया कि प्रॉपर लॉ नहीं है, बट पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है जिसको कंट्री जो है फॉलो कर लेती हैं, बट अगर वो नहीं भी फॉलो करती हैं तो उसके पीछे किसी तरह की सैंक्शंस नहीं है, ये मानना है ऑस्टिन का। बट ऑस्टिन की क्रिटिसिज्म भी होता है, जैसे हिस्टोरिकल स्कूल में सवाइनी और मेन ने जो है क्रिटिसिज्म किया है ऑस्टिन के डेफिनेशन का। इन्होंने कहा कि कस्टमरी और अनरिटन लॉज जो हैं वो लेजिस्लेशन से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, और ऑस्टिन ने कस्टम को इग्नोर कर दिया एज लॉ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टम को भी लॉ माना जाता है, बट ऑस्टिन ने उस व्यू पॉइंट को कंसिडर ही नहीं किया। देन सोशोलॉजिकल एंड रियलिस्टिक क्रिटिक क्या है, कि लॉज जो हैं वो ओबे की जाती हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उसके पीछे सैंक्शंस हैं, बट एक सोशल हैबिट की तरह, मोरालिटी की तरह, और वॉलेंटरी कंप्लायंस होता है कि मनमर्जी से उसको क्या करते हैं, उन लॉ को मानते हैं, मोरालिटी के तौर पे मानते हैं, या सोशल हैबिट है इसलिए मानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सैंक्शन होगा तभी हम मानेंगे। जैसे कि मेन ने कहा कि लॉज जो हैं फॉलोड किए जाते हैं क्योंकि हैबिट है माइंड की, ना कि फेयर ऑफ पनिशमेंट। दूसरा पोलोक ने कहा कि ऑस्टिन की जो थ्योरी है, हार्ड टू रिकनसाइल विद हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में तो कस्टम चलते आ रहे थे और कस्टम जो है वो भी एक तरह से लॉ हैं और कस्टम को लोग मानते आ रहे हैं, उनके पीछे कोई सैंक्शन थोड़ी हैं। ब्राइस ने इंपेरेटिव थ्योरी दी, अनट्रू एज मैटर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री हम देखें तो जैसे आपको बताया मैंने, कस्टम जो है उसको लॉ माना जाता था, बट यहाँ पे ऑस्टिन ने उसको पूरी तरह से निगलेक्ट किया है। प्रैक्टिकल पॉइंट से हम देखें कि स्टेट्स जो हैं वो रिगार्ड करती हैं इंटरनेशनल लॉ को एज बाइंडिंग इवेंट। स्टेट्स मानती हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो बाइंडिंग है, और चाहे उसके लिए कोई सॉवरन अथॉरिटी नहीं भी है उनको इम्प्लीमेंट करने वाला, बट स्टेट्स फिर भी उनको मानती हैं। और ऑस्टिन की जो कमांड थ्योरी है वो इनएडिक्वेट है, और इंटरनेशनल लॉ जो है उसको हम सिर्फ मोरालिटी नहीं कह सकते, मेयर मोरालिटी तक लिमिटेड नहीं है, ये बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर देती है। ओपनहाइम का क्या व्यू है, डेफिनेशन ऑफ लॉ। ओपनहाइम का मानना है कि बॉडी ऑफ रूल्स है फॉर ह्यूमन कंडक्ट विद इन कम्युनिटी इन्फोर्स्ड बाय एक्सटर्नल पावर थ्रू कॉमन कंसेंट। इन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंस है कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि बॉडी ऑफ रूल्स है ताकि इन कम्युनिटी में क्या रहे, एक ऑर्डरली कंडक्ट रहे। फिर कहा कि कॉमन कंसेंट है सबका, जो क्या करती हैं, इस लॉ को इन्फोर्स करती हैं बाय एक्सटर्नल पावर। एप्लीकेशन हम बात करें इंटरनेशनल लॉ पे, क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो एग्जिस्ट करती है,
रूल्स जो है वो रेगुलेट करते हैं कंडक्ट अमंग स्टेट्स। इसके अलावा स्टेट्स जो है वो कंसेंट देती हैं इन्फोर्समेंट के लिए थ्रू मैकेनिज्म। चाहे यहाँ पे सोवरन अथॉरिटी नहीं है, चाहे यहाँ पे कमांड ऑफ सोवरन नहीं है, बट स्टेट्स जो हैं वो क्या करती हैं, कंसेंट देती हैं कि इन्फोर्समेंट यहाँ पे होगी। कैसे होगी? इंटरनेशनल लॉ की। इसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, जैसे ट्रीटीज़ हैं, कंट्रीज ट्रीटी साइन करती हैं आपस में, और ट्रीटीज जो है बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट करती हैं स्टेट्स के लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसके अलावा कलेक्टिव मेजर्स के थ्रू भी इंटरनेशनल लॉ जो है उसको इन्फोर्स किया जाता है। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो सेटिस्फाई करती है कंडीशन ऑफ लॉ को कंसिडरेबल एक्सटेंट तक। देन एग्जिस्टेंस की हम बात करें इंटरनेशनल सोसाइटी की, तो वेस्ले की असर्शन क्या है कि इंटरनेशनल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जैसे म्यूनिसिपल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। और इसके लिए सपोर्टिंग पॉइंट्स क्या हैं कि जनरल ओपिनियन जो है स्टेट्स का वो अप्रूव करती हैं सर्टन रूल्स को, कि स्टेट्स जो हैं वो सर्टन रूल्स को अप्रूव करती हैं और स्टेट्स इन रूल्स को ऑब्जर्व भी करती हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ रूल्स को अप्रूव किया है, वो रूल्स को मानती भी हैं। और ऑब्जर्वेंस जो है वो ग्लोबल पीस को प्रमोट करती है, स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है, और एक मॉरल ड्यूटी भी बना देती है कंप्लाई करने की। तो इसलिए इंटरनेशनल सोसाइटी भी एग्जिस्ट करती है म्यूनिसिपल सोसाइटी की तरह। जनरल ओपिनियन भी है स्टेट्स का, किसको लेकर? सर्टन रूल्स को लेकर। मतलब जनरल ओपिनियन क्या है कि स्टेट्स अप्रूव कर देती हैं सर्टन रूल्स को, उन रूल्स को जनरली मानती भी हैं, और यही रूल्स जो हैं इनको फॉलो करने के बाद ग्लोबल पीस इंश्योर होती है, स्टेबिलिटी इंश्योर होती है। तो इम्प्लीकेशन क्या है कि स्टेट्स जो हैं एक सोसाइटी की तरह, एक सोसाइटी ऑफ नेशंस की तरह एक साथ रहती हैं और कॉमन इंटरेस्ट से ये बाउंड है। और चाहे वो उनके बीच में डिफरेंसेस हैं कल्चर को लेकर, पॉलिटिकल सिस्टम्स को लेकर, बट फिर भी स्टेट्स जो हैं वो एक साथ रहती हैं। तो रिजल्ट क्या है? इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग है क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। और एनालिटिकल कंट्रीब्यूशन हम देखें तो ऑस्टिन का व्यू क्या है? ऑस्टिन जो है वो लीगल कैरेक्टर को डिनाई कर देता है और इंटरनेशनल लॉ को क्या कहता है कि ये सिर्फ मोरालिटी है। ओपनहाइम कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है? ये सच में एक लॉ है, ये बेस्ड है किसके ऊपर? कम्युनिटी के कंसेंट के ऊपर। और मॉडर्न पोजीशन क्या है कि इंटरनेशनल लॉ जो है चाहे ये म्यूनिसिपल लॉ से मिलती जुलती नहीं है, बट हाँ ये लॉ है ट्रू सेंस में, क्योंकि ये स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस हैं उन रिलेशंस को क्या करती है? रेगुलेट करती है, वाइडली ऑब्जर्व की जाती है, और इनके पीछे इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी है जैसे ट्रीटीज़ का हमने डिस्कस किया था। अब सवाल आता है कि क्या इंटरनेशनल लॉ सच में एक ट्रू लॉ है? अब आर्गुमेंट का बेसिस क्या है? अब वर्ल्ड जो है एक तरह से काम करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरह। तो मैक्सिमम जो है यूबी सोसाइटस इबीजस, इसका मतलब है कि वेयर देर इज ए सोसाइटी देर इज ए लॉ। कहा गया कि जहाँ पे सोसाइटी है वहाँ तो कानून होगा ही होगा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या है? इसको हम सोसाइटी मान रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी है, सोसाइटी है तो लॉ भी होगी। तो ये लॉ जो है इक्वली एप्लीकेबल है स्टेट्स के ऊपर। तो कहा गया कि ये बॉडी ऑफ रूल्स है जो कहाँ से बनी है? कस्टम्स और ट्रीटी से। और ये एग्जिस्ट करती है किस लिए? जो रेगुलेट करती है किसको? नेशंस के बीच में जो कंडक्ट है उस कंडक्ट को रेगुलेट करती है इंटरनेशनल लॉ। ये रूल्स को रिकग्नाइज किया गया है, प्रैक्टिस किया जाता है और इन्फोर्स किया जाता है। कैसे? फॉरेन ऑफिस के थ्रू और नेशनल कोर्ट्स के थ्रू। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस ये भी इंश्योर करती हैं कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया जाए। और स्टेट्स जो हैं ये एक्सेप्ट करते हैं कि दे आर लीगली बाउंड बाय द इंटरनेशनल लॉ। स्टेट्स मानते हैं कि वो इंटरनेशनल लॉ से क्या है? लीगली बाउंड है और वो इससे इम्यूनिटी क्लेम नहीं करते। देन ऑब्जर्वेंस क्या है इंटरनेशनल लॉ की? ट्रीटीज़ जो हैं वो बहुत सारी ट्रीटीज़ जो हैं कंक्लूड की गई हैं अभी तक, और वॉलेशन जो है इनकी बहुत रेयर है ट्रीटीज़ की। इसके अलावा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ जो दी जाती है एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को, वो जनरली रिस्पेक्टेड है, उनको माना जाता है, चाहे उसके पीछे सैंक्शंस नहीं है बट फिर भी नेशंस मानते हैं। लॉज ऑफ वॉरफेयर हैं, इनको भी ब्रॉडली ऑब्जर्व किया जाता है। हालांकि कई बार ब्रीचेस देखने को मिलती हैं बट जनरली इनको ऑब्जर्व किया जाता है। और ब्रीचेस और जब भी कभी वॉलेशन अक्कर होती है तो स्टेट्स जो हैं उनको जस्टिफाई करती हैं बाय इंटरप्रिटेशन और डिनाइल ऑफ अ स्पेसिफिक रूल। ये नहीं है कि वो जिस स्टेट ने वॉयलेट किया इंटरनेशनल लॉ तो ये नहीं कहेंगी कि हाँ वो इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानती हैं, वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। वो इंटरप्रिटेशन ऐसे करेंगे लॉ की कि वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। देन रियलिटी क्या है कि ब्रीचेस जो हैं इन्होंने अनड्यू प्रोमिनेंस गेन किया ड्यू टू पॉलिटिकल कंसिडरेशन एंड ग्लोबल पब्लिसिटी। तो एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करती हैं। जो भी इंटरनेशनल लॉ की ब्रीच होती है, वॉयलेशन होती है, तो कहीं ना कहीं एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करती है
कि कंट्रीज़ जो हैं शायद नहीं मानती हैं इंटरनेशनल लॉ को, बट एक्चुअल में कंट्रीज़ मानती हैं इंटरनेशनल लॉ को। हाँ, अपनी ब्रीचेस को, अपने वॉलेशंस को वो जस्टिफाई कर देती हैं इंटरप्रिटेशन के थ्रू या किसी और एक्ट के थ्रू। और कंक्लूजन क्या है कि अगर जनरल ऑब्जर्वेंस नहीं होगी तो ग्लोबल ऑर्डर ही कोलैप्स कर जाएगा और केओस हो जाएगी। तो इंटरनेशनल लॉ ही है जो इन नेशंस के कंडक्ट को, एक्शंस को रेगुलेट करती है। देन रिकग्निशन बाय स्टेट्स, स्टेट अफर्म करती हैं, स्टेट्स मानती हैं कि एक बाइंडिंग फोर्स है इंटरनेशनल लॉ की इंटरनेशनल फॉरम्स में। जैसे कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 6 पैरा 2 में ट्रीटीज़ को कहा गया है कि ट्रीटीज़ जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। इट मीन्स यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ डिफाइन है कि ट्रीटीज़ जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है और इनको लेटर एंड स्पिरिट में माना जाएगा। देन जुडिशियल रिकग्निशन है, जैसे पैकेट हबाना का केस था जिसमें जस्टिस ग्रे ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ जो है इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लॉ एंड मस्ट बी असर्टेंड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ऑफ अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन। इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये हमारी लॉ का पार्ट है और ये असर्टेंड है और इनको जो कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं उनको एडहेयर करना चाहिए, इनके पास भी जुरिस्डिक्शन है। देन यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैट्यूट है ये एक्सप्लिसिटली रिकग्नाइज करता है इंटरनेशनल लॉ को कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, बाइंडिंग है। और यूज़ जो कर रहे हैं हम टर्म इंटरनेशनल लॉ, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो चाहे वो चार्टर्स हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, जो टर्म हम वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ, उसी से कंफर्म होता है कि इंटरनेशनल लॉ का क्या है, एक लीगल कैरेक्टर है। देन डेवलपमेंट्स क्या हुई अभी तक इंटरनेशनल लॉ के लीगल कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए। जैसे ऑस्टिन का व्यू था 19th सेंचुरी में, एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन, कोर्ट सैंक्शंस एंड इन्फोर्समेंट लेड हिम टू कॉल इंटरनेशनल लॉ पॉजिटिव मोरालिटी। तो पॉजिटिव मोरालिटी कहा था ऑस्टिन ने 19th सेंचुरी में इंटरनेशनल लॉ को। बट मॉडर्न डेवलपमेंट्स में क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेजिस्लेशन ये बन चुकी है, जैसे मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ के थ्रू और कन्वेंशंस के थ्रू इंटरनेशनल लॉ क्या बन गई है, एक तरह से लेजिस्लेशन की फॉर्म ले चुकी है। जस्ट कोगन नॉर्म्स है कि सुपीरियर लीगल रूल्स जो हैं वो बाइंडिंग है इन रिस्पेक्टिव ऑफ कंसेंट, कि ऐसे सुपीरियर रूल्स जो वाइडर इंटरेस्ट के लिए हैं नेशंस के, तो उनको जस्ट कोगन का यहाँ पे दर्जा दिया गया है कि चाहे वो नेशन, कोई पर्टिकुलर नेशन उसको माने ना माने, बट वो वाइडली एक्सेप्टेड है। जैसे कि जीनोसाइड है, अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री जो है जीनोसाइड कर रही है और उसको जस्टिफाइड कर रही है, नहीं, जीनोसाइड जो है वो हर एक कंट्री के लिए क्या है, गलत है और हर एक कंट्री इसको क्या करेगी, क्रिटिसाइज भी करेगी। ऐसी ही स्लेवरी है, मॉडर्न वर्ल्ड में स्लेवरी को कोई अप्रूव नहीं कर सकता, तो स्लेवरी को सारे ही क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो स्लेवरी की एबोलिशन भी क्या है, एक तरह से जस्कोगन्स बन चुकी है। देन सैंक्शंस अप्लाइड बाय एग्रीव्ड स्टेट्स और कलेक्टिवली थ्रू द यूनाइटेड नेशन, की जो एग्रीव्ड स्टेट है वो क्या कर सकती है, वो यहाँ पे सैंक्शंस के लिए अप्लाई कर सकती है। जैसे कि इसराइल का जो अभी कंडक्ट है पैलेस्टीन के ऊपर, या रशिया यूक्रेन वॉर है, तो रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस को लेकर डिमांड उठती है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई जानी चाहिए। तो चाहे एग्रीव्ड पार्टी हो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, या फिर जो कलेक्टिवली जो है नेशंस वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे क्या है, बाइंडिंग डिसीजंस हैं और ये इन्फोर्स किए जाते हैं पॉसिबली थ्रू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है बाइंडिंग डिसीजन देती है, बट उन डिसीजन को इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो ये डेवलपमेंट्स जो है कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है विद लेजिस्लेशन, एडजुडिकेशन, सैंक्शन एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, ये क्या है, सच में एक लीगल सिस्टम है। और ये एनालिटिकल कंक्लूजन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी रेलिवेंट है क्विक रिवीजन के लिए। देन कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ एक वीक लॉ है, जैसे कि एफर्मेशन ऑफ लीगल कैरेक्टर, इंटरनेशनल लॉ को लॉ माना गया है, मान लो ट्रू सेंस में। स्टेट प्रैक्टिस और इंटरनेशनल जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, लीगली बाइंडिंग है। ये ऑब्जर्व की जाती है, क्यों, क्योंकि ये पीसफुल रिलेशंस के लिए, नेशंस के पीसफुल रिलेशंस के लिए ये ज़रूरी है और उनके कॉपरेशन के लिए भी ज़रूरी है। बट जब हम इंटरनेशनल लॉ को कंपेयर करते हैं म्युनिसिपल लॉ के साथ, तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंस्टीट्यूशनली कमज़ोर देखी जा रही है। क्या कारण है कि इंटरनेशनल लॉ कमज़ोर है? सबसे पहला कारण है लैक ऑफ लेजिस्लेटिव मशीनरी, कि रूल्स जो हैं, इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं वो या तो ट्रीटी से आ रहे हैं या तो कस्टम से आ रहे हैं।
कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है हमारे पास, कोई सेंट्रल लेजिस्लेचर नहीं है जो इस रूल्स को फ्रेम कर रहा हो। जैसे म्यूनिसिपल लॉ की बात करते हैं, इंडिया में हमारे पास पार्लियामेंट है जो लॉ को फ्रेम करती है, बट ग्लोबल लेवल पे हमारे पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ को फ्रेम करे। बल्कि हमारे पास क्या है, हम कस्टम से, ट्रीटी से ऐसे रूल्स को बना रहे हैं। तो ट्रीटी प्रोविजंस जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट्स के लिए भी वाइड डिस्क्रिशंस क्रिएट कर देती हैं। अब स्टेट के ऊपर है कि क्या वो ट्रीटी को मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते। तो स्टेट्स को एक प्रोविजन दे दिया इन्होंने। देन वीक जुडिशियल अथॉरिटी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नो डाउट एग्जिस्ट करती है, बट कंपलसरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, कि ये नहीं है कि सारी कंट्रीज़ के ऊपर आईसीजे की जुरिस्डिक्शन है। जो कंट्री आईसीजे की जुरिस्डिक्शन मानेगी सिर्फ उसी के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर कोई कंट्री नहीं मानना चाहती आईसीजे की जुरिस्डिक्शन, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और कोर्ट जो है एक्ट ओनली विद द स्टेट कंसेंट। कोर्ट भी कब एक्ट करेगी, जब स्टेट का कंसेंट होगा। देन इनफेक्टिव इन्फोर्समेंट है। म्यूनिसिपल लॉ जो है वो वहाँ पे इन्फोर्समेंट हमें देखने को मिलती है, वहाँ पे इन्फोर्समेंट दिखेगी, बट इंटरनेशनल लॉ में इन्फोर्समेंट डिपेंड करती है कि क्या वो नेशन, क्या वो स्टेट उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता भी है, इन्फोर्स करना चाहता भी है या नहीं। फॉर एग्जांपल, नो एक्शन अगेंस्ट यूएस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही नाटो के खिलाफ लिया गया। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डिसीजंस हैं उनकी डायरेक्ट इन्फोर्समेंट नहीं है। उनके एक्शंस को, उनकी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इन्फोर्स कौन करेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देन सम इन्फोर्समेंट इंस्टांसिस कब इन्फोर्स किए गए थे, जैसे कोरिया में किए गए थे 1950 में, इराक में 1990 में। देन फ्रीक्वेंट वायलेशंस हैं। जब वॉर होती है तब इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस हमें देखने को मिलती हैं, और स्टेट्स जो हैं वो फिर सेल्फ हेल्प के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यूनाइटेड चार्टर ने हालांकि रिड्यूस कर दिया स्कोप ऑफ सेल्फ हेल्प, पर इफेक्टिवनेस रिमेन्स लिमिटेड। जैसे यूनाइटेड नेशंस जो है वो कहीं ना कहीं नेशंस को जो सेल्फ हेल्प की ओर जाना पड़ता है, उसमें थोड़ी स्कोप कम हुई है यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पीस को प्रमोट करने की कोशिश करता है। बट यूनाइटेड नेशन के जो एक्शंस हैं कहीं ना कहीं वो उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो बड़ी लिमिटेड है। देन पावर असिमेट्री है कि म्यूनिसिपल लॉ जो है इफेक्टिव तो है, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो हैं वो वीक यूनिट्स हैं, तो म्यूनिसिपल लॉ को इन्फोर्स करना ईजी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पावरफुल स्टेट से भरी हुई है, तो वहाँ पे उनको कंपेल नहीं किया जा सकता। पावरफुल स्टेट्स को कंपेल करना मुश्किल है। तो वॉलेशन अगर स्ट्रॉन्ग स्टेट करती है तो उसको अनड्यू प्रोमिनेंस देखने को मिलता है, और ऐसा एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है कि जो पावरफुल कंट्री है, पावरफुल स्टेट है, वो लॉ को ऑब्जर्व नहीं कर रही है। तो ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंस्टीट्यूशनली वीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर नहीं है, लिमिटेड कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन है, वीक इन्फोर्समेंट है। बट हम ये नहीं डिनाई कर सकते कि चाहे वो वीक है लॉ, बट लॉ तो है, और ये बाइंडिंग रहेगी स्टेट्स के ऊपर, क्योंकि ये एक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है। देन वीकनेसेस जो हैं वो इंटरनेशनल सोसाइटी की वजह से हैं, ना कि लॉ की वजह से। और प्रोग्रेस जो है देखी गई है, जैसे कोडिफिकेशन किया गया आईसीजे का, यूनाइटेड नेशन मैकेनिज्म का, बट मच रिमेन्स टू बी डन। अब काफ़ी कुछ करने वाला है अभी भी, और फ्यूचर जो है इसका क्या है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में म्यूनिसिपल लॉ जितनी इसको स्ट्रेंथ मिल जाए और जो भी इंस्टीट्यूशनल गैप्स हैं वो फुलफिल हो जाएं। तो ये था इंटरनेशनल लॉ का फर्स्ट वीडियो। ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और भी आपके लिए वीडियोस लाएंगे। वी होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।